इन सबको लेकर आप में से भी किसी ना किसी को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन तो होता होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इन्हें समझा देती हूँ। हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। इसे हम स्वाधीनता दिवस भी कह सकते हैं। वहीं हम 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। अब हम ये समझते हैं कि रिपब्लिक का अर्थ क्या होता है। रिपब्लिक शब्द एक लैटिन वर्ड रेस पब्लिका से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है रिलेटेड विद पीपल, यानी कि राज्य जनता का है, वो किसी भी राजा या शासक के प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं राज्य वर्ड का इस्तेमाल क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखिए पॉलिटी में राज्य का मतलब देश से होता है, यानी कि वो देश जिसके पास में खुद की संप्रभुता है, जिसके पास में खुद की प्रॉपर्टी यानी जमीन है, पॉपुलेशन है, जिसके पास में खुद की सरकार है, वो राज्य है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये देश रिपब्लिक है, ये देश रिपब्लिक नहीं है। तो देखिए रिपब्लिक होने के लिए कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है। मैं आपको उन सभी क्राइटेरिया के बारे में बताऊंगी, जिससे आप खुद आइडिया लगा पाएंगे कि ये देश रिपब्लिक है और ये देश रिपब्लिक नहीं है। तो जो सबसे पहला है वो ये है कि हाउस ऑफ स्टेट इलेक्टेड होना चाहिए, यानी कि राज्य का प्रमुख जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए, वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि राजा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे नहीं होना चाहिए। दूसरा है नो प्रिविलेज क्लासेस, यानी कि विशेषाधिकार वाला वर्ग नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की, तो उसमें अभी भी कुछ हाउस ऑफ लॉर्ड्स वंशानुगत होते हैं, यानी कि उनके पैदा होते ही उनका लॉर्ड्स बनना तय हो गया। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हमने ऐसा थोड़ी कर रखा है कि भाई लोकसभा और राज्यसभा की ये जो सीटें हैं वो इस घराने के लिए, कुछ इस घराने के लिए और कुछ इस घराने के लिए, ऐसा नहीं कर रखा हमने। बल्कि कोई भी आम व्यक्ति चुनाव जीतकर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। और तीसरा है पब्लिक ऑफिसेस फॉर ऑल, यानी कि सरकारी पदों से लेकर राजनीति तक सभी पद नागरिकों के लिए ओपन है। और चौथा है पॉपुलर सोवरेंटी, यानी कि संप्रभुता जनता के हाथों में होनी चाहिए, किसी भी राजा या धर्मगुरु के हाथ में नहीं होनी चाहिए। अब आपने ये नोटिस किया होगा कि भारत औपचारिक स्तर पर तो अपने रिपब्लिक होने के सभी क्राइटेरिया को फॉलो करता है। तो क्या भारत जमीनी स्तर पर बोल दो, तात्विक स्तर पर या सब्सटेंसिव स्तर पर सही मायनों में रिपब्लिक हो पाया है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्या भारत आज सही मायनों में रिपब्लिक है? अब हम ये जानते हैं कि मोनार्की, डेमोक्रेसी और रिपब्लिकन डेमोक्रेसी क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनार्की की, यानी राजतंत्र, मतलब राजा का तंत्र। यह दो प्रकार की है। इसमें पहली है एब्सोल्यूट मोनार्की, यानी पूर्ण राजतंत्र, मतलब इसमें राजा के पास पूरी पावर होती है, वो लॉ बना सकता है, लागू कर सकता है, उसके पास फुल अथॉरिटी होती है। अगर मैं इसमें एग्जाम्पल की बात करूं तो सबसे पहले मान लेते हैं कि सऊदी अरब, दूसरा वेटिकन सिटी, इसमें पोप का शासन है, और तीसरा नॉर्थ कोरिया। हालांकि इसमें इलेक्शन होते हैं पर यहाँ भी पूर्ण राजतंत्र ही देखने को मिलता है। इसका दूसरा प्रकार है मिक्स्ड मोनार्की, यानी मिश्रित राजतंत्र। इसमें कुछ शक्तियां राजा के पास और कुछ शक्तियां जनता द्वारा निर्वाचित पार्लियामेंट के पास में होती हैं। इसमें थोड़ी बहुत आपको डेमोक्रेसी की भी झलक देखने को मिलेगी। इसमें अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जॉर्डन और ओमान जैसे देश आते हैं। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, यानी जनता का शासन। यह भी दो प्रकार का है। इसमें पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी संवैधानिक राजतंत्र। इसमें राजतंत्र नाम केवल नाम के लिए है, बल्कि राजा इसमें संविधान के अधीन होगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूके। इसके अलावा आप देखेंगे जापान, थाईलैंड, स्कैंडिनेवियाई देश जैसे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, भूटान। आपने नोटिस किया पता है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा ये आज भी ब्रिटेन की महारानी को ही अपना हाउस ऑफ स्टेट मानते हैं, यानी कि ये आज भी राजशाही को ढो रहे हैं। दूसरी है रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, यानी गणतांत्रिक लोकतंत्र। इसमें राजा जैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि इसमें शासन पूरी तरह से जनता के हाथ में होता है, क्योंकि इसमें हाउस ऑफ स्टेट भी जनता द्वारा चुना जाता है। इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें है यूएसए, ब्राजील, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रशिया और फिनलैंड। हम 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो गणतंत्र होने से पहले हम क्या थे, इसे समझने के लिए हम थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कहा कि
30 जून 1947 को भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसमें बाद में मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत का विभाजन करने के लिए कहा। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने कहा कि 1946 में बनी संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। 18 जुलाई 1947 को वहां के सम्राट यानी क्राउन से एसेंट मिली, यानी कि उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए और यह एक्ट 15 अगस्त 1947 को लागू हो गया। इस दिन से भारत से ब्रिटिश रूल यानी शासन की समाप्ति हो जाएगी। 15 अगस्त से वायसराय का पद समाप्त हो जाएगा, लेकिन गवर्नर जनरल का पद बना रहेगा। वायसराय का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो यूके के किंग का प्रतिनिधि बनकर यहाँ भारत आया है, और गवर्नर जनरल का मतलब होता है कि यहाँ यानी भारत की पूरी प्रशासन व्यवस्था का प्रमुख। हमने गवर्नर जनरल के पद को इसलिए नहीं हटाया था क्योंकि जैसे ही आज़ादी मिलेगी तो सारा सिस्टम एकदम से खत्म हो जाएगा, और जब कोई भी सिस्टम एकदम से खत्म होता है तब एक ट्रांजिशन फेज या बोल दो ट्रांजिशन पीरियड आता है, तो सब कुछ मैनेज करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए, इसलिए हमने गवर्नर जनरल के पद को बनाए रखा। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट भारत सरकार या कैबिनेट सरकार के निर्देश पर ही करेगा। यानी इंग्लैंड का सम्राट यह तय नहीं करेगा कि कौन से व्यक्ति की नियुक्ति करनी, यह तय तो भारत सरकार या कैबिनेट सरकार ही करेगी। इस एक्ट में कहा गया कि भारत का इलाका 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन में बढ़ जाएगा, एक है इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। यानी आपने नोटिस किया कि 15 अगस्त 1947 को हम पूरी तरह से आजाद नहीं हुए थे, बल्कि हम डिपेंडेंसी से डोमिनियन हो गए थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये डिपेंडेंसी क्या है, ये डोमिनियन क्या है, तो मैं आपको इनके मतलब समझा देती हूँ। डिपेंडेंसी, इसको आप उपनिवेश या कॉलोनी भी कह सकते हैं, यानी कि एक ऐसा देश जो किसी अन्य स्वाधीन देश के पूरी तरह से कंट्रोल में हो। उस समय ब्रिटेन की काफी सारी कॉलोनी थी या डिपेंडेंसी थी, उनमें से एक भारत भी था। और दूसरा शब्द था डोमिनियन, यानी कि इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लेते हैं कि ए और बी ये 2 देश हैं। ए बहुत ताकतवर देश है और बी कमजोर देश है। बी जो था वो ए की पहले डिपेंडेंसी थी, लेकिन अब बी पूरी तरह से स्वतंत्र होगा। बी के पास में खुद का डिफेंस सिस्टम होगा, बी खुद एक्सटर्नल रिलेशन यानी विदेशी संबंध बना सकता है, बी के पास में फुल ऑथोरिटी होगी, लेकिन केवल डॉक्यूमेंट में बी का हेड ऑफ स्टेट ए होगा। इसका मतलब जो भारत है वो पूरी तरह से 15 अगस्त 1947 से स्वतंत्र होगा, लेकिन केवल डॉक्यूमेंट में भारत का हाउस ऑफ जो स्टेट है वो इंग्लैंड का राजा या फिर रानी होंगे। जब तक भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ तब तक भारत का शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलता रहा। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। उस दिन कुछ आर्टिकल्स जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 ये तत्काल प्रभाव से लागू हो गए। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन हमने संविधान को लागू करने की दिनांक 26 जनवरी डिसाइड की। अब आप ये सवाल सोच रहे होंगे कि जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था तो हमने 26 जनवरी 1950 का वेट क्यों किया? इसको मैं समझाती हूँ। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी और कुछ अन्य कांग्रेसियों ने कहा कि हमें पूरी संप्रभुता चाहिए, हम ब्रिटेन के सम्राट को अपना सम्राट क्यों मानेंगे। उस रात नेहरू जी ने भाषण दिया कि हमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज चाहिए, हम 26 जनवरी 1930 तक अंग्रेजों से पूरी आज़ादी ले लेंगे, और फिर तिरंगा फहराया गया। और 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया कि यह हमारी स्वाधीनता का दिन है, और 15 अगस्त 1947 तक कांग्रेस ने और अन्य स्वाधीनता सेनानियों ने इस दिन को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया। अब आप ये समझ गए होंगे कि 26 जनवरी यह डेट हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी। तो संविधान सभा ने भी डिसाइड किया कि जब यह दिनांक हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है तो इसे भी सम्मान मिलना चाहिए, इसलिए संविधान बनने के बाद भी इसे लागू करने की दिनांक 26 जनवरी रखी गई। अब हम ये जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 का दिन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है।
आर्टिकल 395 जो कि रिपील से रिलेटेड है, यानी कि संविधान के लागू होने के साथ ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये रिपील हो जाएंगे, यानी समाप्त हो जाएंगे और इनका प्रभाव शून्य हो जाएगा। और अब से भारत का हाउस ऑफ स्टेट इंग्लैंड का राजा या रानी नहीं बल्कि राष्ट्रपति होगा। अगर आप संविधान की प्रस्तावना को देखेंगे तो उसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ है हम भारत के लोग, और लास्ट में लिखा हुआ है कि इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रित करते हैं, यानी कि अडॉप्ट, इनैक्ट और गिव अवरसेल्व्स टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और अब आप ये समझ गए होंगे कि 26 जनवरी 1950 का दिन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक तो इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और दूसरा इस दिन हम डोमिनियन से रिपब्लिक हो गए थे। और अब लास्ट में आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।